हेलो एवरीवन। जब से पीयूष गोयल साहब ने ये बात कहा है कि इंडिया वाले कोई ढंग का ऐप नहीं बनाते हैं, या तो बिरयानी डिलीवर करने वाला ऐप बनाते हैं या तो कपड़े डिलीवर करने वाला ऐप बनाते हैं, और पूरे देश को डिलीवरी एजेंट बना रखा है, तब से ये डिबेट काफ़ी ज़्यादा देश में होने लग गया है कि आखिर इंडिया इनोवेट क्यों नहीं कर पाता। चाइना का हाल देखिए, चाइना आज से 20-30 साल पहले कैसा था। 1980 में तो पर कैपिटा इनकम चाइना की इंडिया से कम होती थी, आज इंडिया से 6 गुना ज़्यादा है। तो चाइना क्यों है, कैसे इनोवेट कर गया, इंडिया क्यों नहीं कर पाया, इंडिया के कल्चर में क्या प्रॉब्लम है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि इंडिया डेमोक्रेसी है, चाइना डिक्टेटरशिप है, इस वजह से डेवलप कर गया। तो अगर डिक्टेटरशिप डेवलपमेंट का निशानी होता या डेवलपमेंट के लिए डिक्टेटरशिप ज़रूरी होता, तो दुनिया में बहुत सारी डिक्टेटरशिप हैं, अफ्रीका में भर के हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में भर के हैं, वहाँ क्यों नहीं हो गया, वो लोग क्यों नहीं चाइना जैसा बन गए। और इस हिसाब से तो अमेरिका को भी डेवलप नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे तो फ्रीडम पहले दिन से है। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। एक तो देखिए कल्चर का प्रॉब्लम है। मैं कुछ दिनों पहले एक साइंटिस्ट को सुन रहा था, एक पॉडकास्ट में वो बैठे थे। वो कह रहे थे कि इंडिया में जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते साथ ही उसके साथ रिलीजियस चीज़ें होने लग जाती हैं। जिस भी धर्म में वो पैदा हुआ है, उस धर्म की चीज़ें उसके साथ होने लग जाती है। कभी टीका पहना दिया, कभी धागा बाँध दिया, कभी कहीं से कुछ पढ़ा के तावीज़ डाल दी उसके गले में। तो रिलीजन वाली चीज़ें उसके साथ होती रहती हैं। थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका या तो मुंडन हो गया, या तो हम बंगालीज़ में अन्नप्राशन होता है, वो हो गया। फिर जिस घर में बड़ा होता है उसमें रेगुलरली रिलीजियस चीज़ें, कल्चर, फेस्टिवल, वही सारी चीज़ें होती रहती हैं। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। मगर उस बच्चे का साइंस के साथ पाला पड़ता है जब वो 6 साल का होता है। पहली बार वो साइंस नाम की चिड़िया का समझता है कि ये भी कोई चीज़ है, जब वो 6 साल का होता है, क्लास 1 में जाता है। वो भी दिन में आधे घंटे के लिए। और ऐसे उसकी ज़िंदगी बीतती है, 10-12 साल का हो जाता है। 12 साल के होने के बाद साइंस फिर खुल जाता है, मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग हो जाता है। फिर वो साइंस को शायद थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ने लग जाता है, शायद दिन में 2 घंटे पढ़ने लग जाता है। और इसी तरीके से वो बच्चा 17 साल, 18 साल का हो जाता है, जब तक कि वो कॉलेज नहीं जाता। तो 17 इयर्स ओल्ड, 18 इयर्स ओल्ड एक बंदा, उसके लाइफ में साइंस मुश्किल से 2 या 3% ही होगा, उसकी पूरी ज़िंदगी में। मेजॉरिटी 97-98% जो उसका लाइफ था, वो या तो रिलिजन, या तो कल्चर, या तो पॉलिटिक्स, या तो जो हेट्रेड चल रहा है दुनिया में, या तो सोशल मीडिया, इन्हीं सब में उसका 98% लाइफ बीता है। सिर्फ 2% लाइफ ही, वो भी साइंस सब्जेक्ट पास करने के लिए रट्टे वाली साइंस, उसने सिर्फ उसके जीवन का मुश्किल से 1 या 2% होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और इस तरीके से इंडिया के बच्चे बड़े होते हैं, पूरे देश के लोग। तो इस पूल से, इस पूरी जनता, ये जो भीड़ है, इतनी लोग, सिर्फ 1% उनकी ज़िंदगी में साइंस है। इनसे आप उम्मीद करते हो ये आगे जाके इनोवेट करेंगे, कुछ ज़्यादा ही उम्मीद नहीं कर रहे हो आप? बात बिल्कुल ठीक है। डिस्ट्रैक्शन अपने देश में भरा हुआ है, डिस्ट्रैक्शन ओवर इनोवेशन। जनरल पब्लिक पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड है, कभी पॉलिटिक्स को लेके, कभी धर्म को लेके, कभी आम जो नॉर्मल इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उससे भी आपका ध्यान भटका के उल्टी सीधी चीज़ों पे आपको लगा देना। तो ये सब जो डिस्ट्रैक्शन है, इट लीव्स नो स्पेस फॉर कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। लोगों को सोचने ही नहीं दिया जाता, इनोवेट तो बाद में करेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। पीयूष गोयल साहब ने बोला ना कि हम लोग कोई अच्छा ऐप नहीं बनाते हैं, कुछ भी इनोवेटिव ऐप नहीं बनाते हैं, खाली वो खाना डिलीवर करने वाले ऐप बनाते हैं। तो 2020 में एक आईआईटी का ग्रेजुएट था, उसने एक ऐप बनाया। अभी आप लोगों ने तत्काल का टिकट काटा होगा कभी ना कभी अपने लाइफ में। आप लोगों को पता है कि 5 मिनट में तत्काल की टिकटें खत्म हो जाती हैं। और उसका फॉर्म इतना लंबा चौड़ा है कि जब तक आप फॉर्म भरते हो तब तक टिकट खत्म हो जाती हैं। तो इस बंदे ने एक ऐप बनाया, उसमें क्या था कि आप पहले ही अपने सारे डिटेल्स दे दोगे, पैसा जमा कर दोगे, ऑब्वियसली ये लोग 2-5% उसका कमीशन लेंगे, और कंप्यूटराइज्ड तरीके से ये ऐप आपके आईआरसीटीसी के अकाउंट में लॉगिन करके इसको आप एक्सेस दोगे। ये आपका फॉर्म फटाफट भर के आपका टिकट काट देगा, और कंप्यूटराइज्ड है तो मैनुअल फॉर्म भी नहीं भरना, टाइम भी नहीं जाएगा। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये सारा फॉर्म भर के आपको टिकट दे देगा। बहुत अच्छा आइडिया था, क्योंकि इंडिया में लाखों लोग तत्काल का टिकट काटते हैं और परेशान होते हैं। टिकट विकट तो कटता नहीं है, वो परेशान रह जाते हैं। तो बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, और फाइनेंशियली वायबल भी था, क्योंकि पीपल वुड बी रेडी। कोई तत्काल का टिकट ऐसे ही शौक से नहीं काटता है, ज़रूरत होती है, इमरजेंसी होती है तो काट लेते हैं। तो 2-5% ज़्यादा दे ही सकता है आदमी। तो फाइनेंशियली भी वायबल था, और एक बहुत बड़ा देश का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा था। तो इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग दीज एप्स, इस बंदे को सपोर्ट करने के बजाय इंडियन रेलवे ने इसको अरेस्ट करवा दिया। ये बंदा कुछ दिनों तक जेल में रहा, फिर बेल हुई,
फिर ये बंदा जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ गया। तो सोचो इसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा। और मजे की बात यह है, उस वक्त के रेलवे मिनिस्टर यही पीयूष गोयल थे, जो आज ऐसी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारे देश में इनोवेशन क्यों नहीं है। एक बंदे ने कोशिश की थी, उसको तो जेल की हवा खिला दिया आप लोग। तो ये है स्टोरी। पीयूष गोयल साहब कहते हैं कि फूड डिलीवरी ऐप बनाते हो, ऐसे ऐसे ऐप बनाते हो ताकि, क्योंकि हमारे देश में चीप लेबर अवेलेबल है और उनको दिमाग में रख के आप बनाते हो। ये बोला उन्होंने, आर वी गोइंग टू बी जस्ट डिलीवरी बॉयज एंड गर्ल्स। तो आपने लेबर लॉज ऐसे क्यों बनाए हैं? लेबर लॉज बदल दो। आप बोल दो कि किसी को हायर करना है तो परमानेंट एम्प्लॉय की तरह हायर करोगे, उसको ये गिग वर्कर की तरह आप हायर नहीं कर सकते हो। ये बनाओ लेबर लॉ में। अब लेबर लॉ जो है वो तो एंटरप्रेन्योर नहीं बनाएगा ना, वो तो आप लोग पॉलिटिशियन हो, पार्लियामेंट में बैठते हो, आप लोग बनाओगे। क्या वो भी एंटरप्रेन्योर बनाएगा? पर आप नहीं बनाओगे। आप इसलिए नहीं बनाओगे क्योंकि जो आपके जो चहेते इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, बड़े साहब लोग, उन लोगों को भी दिक्कत हो जाएगी अगर आप लेबर लॉस तगड़े कर दोगे, क्योंकि उनको भी तो लेबर की जरूरत पड़ती है ना। इसलिए आप लेबर लॉस को ढीले रखोगे, क्योंकि जो आपके बड़े वाले साहब हैं उनको दिक्कत ना हो जाए। नहीं तो लॉ बनाने में क्या है, आप जैसे रातों रात नोट बंद कर सकते हो, आप लेबर लॉस भी चेंज कर ही सकते हो ना। तो इस वजह से कंपनीज को भी पता है, जो नई कंपनीज आती हैं, कि लेबर लॉज हल्के हैं, लॉज हल्के हैं, उसी बेसिस पे हम अपना ऐप बनाते हैं, उसी बेसिस पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट की पिचेस भी करते हैं। हम दूसरों को बोलते हैं कि आओ हमारे देश में इन्वेस्ट करो, हमारे यहाँ पे लेबर सस्ता है, हमारे यहाँ पे लॉज जो है वो ढीले हैं। हम ये बोल के नहीं ला सकते किसी को कि हमारे यहाँ स्किल्ड लेबरर है, आ जाओ, हमारे यहाँ कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, आ जाओ। हम ये बोल के ला ही नहीं सकते, क्योंकि है ही नहीं। हम लाते हैं सस्ता लेबर का लोभ दिखा के लोगों को, हम लाते हैं हल्के लॉज का लोभ दिखा के लोगों को। ये तो आपके हाथ में था, ये तो आप कर सकते थे, पर आप नहीं किए और ना आप करेंगे। चाइना की अगर कहानी देखें तो 1980s में इंडिया का पर कैपिटा इनकम $266 था, चाइना का 194। सन 2000 आते आते इंडिया का 1350 हो गया, चाइना का 4450। चाइना का और इंडिया का रेशियो अगर आप देखें, इंडिया का 1 है और चाइना का 3। 2022 में 12,720 चाइना का और इंडिया का सिर्फ 2388। अभी 2025 का अगर आप देखोगे तो चाइना का, इंडिया का हो गया है 2500 और चाइना का हो गया है 15,000। ठीक है, ये रेशियो बढ़ के 1:6 हो गया है 2025 में। पहले चाइना कम था इंडिया से, आज चाइना इंडिया से 6 गुना बड़ा है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। डीप टेक की बात करते हैं पीयूष गोयल जी के, अपने इंडिया में डीप टेक्नोलॉजी ये सब नहीं है, एआई पे फोकस नहीं है, सेमीकंडक्टर, डीप टेक। एक बंदे ने रेडिट पे लिखा, ये सेमीकंडक्टर स्टार्टअप खोलने वाला था, गवर्नमेंट ने इसको अलाउ नहीं किया, 2 साल तक इसके एप्लीकेशन के ऊपर बैठी रही और उसके बाद रिजेक्ट कर दिया। फिर इस बंदे ने कुछ कंसल्टेंट्स को हायर करा, जिनकी पहुंच थोड़ी सरकार तक थी, अंदर तक थी। उस कंसल्टेंट ने कहा कि आपको थोड़े ब्राइब्स देने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, तब जाके आपको परमिशन मिलेगा। तो ये तो हाल है गवर्नमेंट का, ये तो हाल है सरकारी तंत्र का, कि जब तक ब्राइब नहीं देगा तब तक उसका स्टार्टअप का उसको परमिशन ही नहीं मिलेगा। ये करप्शन और इनएफिशिएंसीज दिखाता है, और इसका जो लेटर है ये रेडिट पे अवेलेबल है, आप गूगल पे सर्च मारोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर इनोवेशन की बात करें, इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लेते हैं। अगर इंडिया में तो एक वही घिसी पिटी मारुति या तो हुंडई, क्योंकि इंडिया वाले भी जानते हैं कि जो कार कंपनीज चलती है उसी को हमें खरीदना है, क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू होती है। ये अपने कल्चर का प्रॉब्लम है, हम लोग नई चीज ट्राई नहीं करना चाहते। तो इंडिया की सड़कों में जो 60% कार्स है वही मारुति की, और वो भी कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स होती हैं। ऑल्टो चलेगी, या तो स्विफ्ट चलेगी, या जो डिजायर चलेगी, फिर हुंडई की भी i10, i20 यही सब चलेगी, या तो क्रेटा चलेगी, आजकल तो एसयूवी चल रहा है। तो वही घिसे पिटे 10 जेनरिक इंजन हैं जो पूरे इंडिया के 60% ऑटोमोबाइल्स को पुश कर रहे हैं। वही मारुति की K10 है, फिर हुंडई की वही 1200 सीसी, मारुति की 1200 सीसी, 1500 सीसी, वही 10 जेनरिक इंजन हैं जो 60% कार्स को प्रोपेल कर रही है। वही मॉडल्स चल रही है, वही ऑल्टो, वही स्विफ्ट, टाटा के वही मॉडल्स। नए मॉडल के नाम पे सिर्फ फेसलिफ्ट आते हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस करके वो फेसलिफ्ट लाते हैं। नए एंट्रेंस इंडिया में आ ही नहीं रहे हैं, वही पुराने टाइप के कार्स ही चल रहे हैं इंडिया में, जो पिछले 10 साल 15 साल से चल रहे थे। तो इसलिए मार्केट स्टैग्नेंट हो गई है, आरएनडी भी इंडिया के मार्केट में ना के बराबर है। वहीं पे चाइना की बात करें तो
200 कार मैन्युफैक्चरर्स वहां पे बन गए हैं। 200 लोगों के पास ऑप्शन है कार मैन्युफैक्चरर्स की। जो ईवीज हैं वो $600 से शुरू हो जाती है। $600 मतलब 51,000 रुपीज से चाइना में ईवीज शुरू हो जाती हैं और हाई एंड बेस्ट इन द क्लास लग्जरी व्हीकल्स तक जाती हैं। जबकि इंडिया में सबसे सस्ती ईवी जो है वो MG कॉमेट है, जो फैक्ट्री प्राइस 7 लाख की आती है, वो एक शोरूम और ऑन रोड आते आते वो 7.5 लाख का बन जाता है। ये है हाल। उनके यहाँ 50,000 में मिल जाती है, अपने यहाँ 7.5 लाख की है सबसे सस्ती ईवी। अगर चाइनीज मार्केट, चाइनीज कार्स को खोल दिया जाए ना इंडिया में, इंडिया वाले टिक नहीं पाएंगे एक दिन भी, इसीलिए नहीं खोलते हैं। कोई देशभक्ति नहीं है, उनको भी पता है कि अपने वाले इनोवेट नहीं करते हैं। चाइना वाले अगर घुस गए तो अपनी कार्स बिकनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि सस्ते आपको लाख, 2 लाख, 3 लाख में आपको बढ़िया कार मिल जाएगी। आप क्यों 9-9, 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे? चाइना ने भी 2015 में मेड इन चाइना शुरू किया था, और इनका मेड इन चाइना एक्चुअली में काम किया। अपना वाला मेक इन इंडिया वो तो कहाँ गया किसी को नहीं दिख रहा है। मेक इन इंडिया क्या बनेगा? मेक इन इंडिया का जो लोगो था, जो शेर का, जो कलपुर्जे वाला शेर, वो तक हमने अमेरिका की कंपनी से बनवाया था। एक कोई कंपनी थी वीबर कैनेडी नाम की, वही कंपनी थी जिसने नाइकी का स्लोगन बनाया था, जस्ट डू इट वाला। उस कंपनी से हमने लोगो बनवाया, फॉरेन की कंपनी से। और मेक इन इंडिया का लोगो फॉरेन की कंपनी बना रही है, बताइए। और मेड इन चाइना, चाइना ने शुरू किया 2015 में, और 2025 में एक्चुअली एग्जीक्यूट कर डाला। सेमीकंडक्टर, AI, ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, सब में चैंपियन बन गया। आज 80% ग्लोबल सोलर पैनल्स दुनिया की चाइना बनाता है। 75% लिथियम बैटरीज चाइना बनाता है। 75% ड्रोन्स चाइना बनाता है। यहां तक कि अब चाइना कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट में भी आ रहा है। चाइना की एक एयरक्राफ्ट बनी है C919, जो सबसे पॉपुलर एयरक्राफ्ट है ना इंडिया में भी, जो इंडिगो उड़ाता है, एयरबस का A320। उसके बाद बोइंग का है 737। ये सबसे पॉपुलर वर्क हॉर्स एयरप्लेन्स होती हैं दुनिया भर की। इनको compete करेगा चाइना का ये वाला प्लेन C919। इसका एज क्या है? ये $90 मिलियन में बन जाता है, जबकि एयरबस A320 $110 मिलियन में बनता है, और बोइंग 737 $121 मिलियन में बनता है। तो ये बहुत बड़ा एज है चाइना की एयरक्राफ्ट कंपनी का। तो एक ये भी नए फील्ड में आ रहे हैं, और आज नहीं तो 10 साल में ये मार्केट कैप्चर कर लेंगे। अगर आप फंडिंग की बात करो तो इंडिया में 2023 में जितनी फंडिंग आई है उसका सिर्फ 5% ही डीप टेक्नोलॉजी में गया है, जबकि चाइना में टोटल फंडिंग का 35% डीप टेक में गया है। चाइना ने 2024 में 361 बिलियन टैक्सेस माफ किए थे ऐसी कंपनीज के जो हाईटेक फर्म्स थी। $80.7 बिलियन का डिडक्शन दिया था कंपनीज को उनके R&D पे। जो कंपनीज रिसर्च कर रही हैं, डेवलपमेंट कर रही हैं, उनको डिडक्शन दिया। चाइना ने 2025 में R&D के लिए बजट रखा है ऑलमोस्ट $500 बिलियन, और इंडिया ने कितना रखा है? $23.45 बिलियन। वी आर नॉट इवन 4% ऑफ चाइनाज टोटल बजट इन दी R&D सेक्टर, और हमें इनोवेट करना है। एक और ट्रेंड है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट PSUs को बोझ समझ रही है आजकल की जो गवर्नमेंट है, और वो बेचने पे लगी हुई है अपने भाई बंधुओं को कौड़ियों के भाव में। जबकि जैसा विलन बनाया जाता है पब्लिक सेक्टर कंपनीज को, ये इतनी बुरी होती नहीं है। इनके पास एबिलिटीज थी स्टील से लेके मेडिसिन तक मैन्युफैक्चर करने में। ये स्कूल्स चलाती थी, हॉस्पिटल्स चलाती थी, टाउनशिप्स चलाती थी अपने एम्प्लॉइज के लिए। PSUs ऐसी कंपनीज होती थी जहां पे लोगों को सेफ्टी लगता था। आजकल की कंपनीज की तरह नहीं है, 3 महीने यहाँ, 4 महीने वहां, नहीं पसंद आया तुरंत फायर कर दो, 1 महीने का नोटिस देके। लोगों की लाइफ की उनकी हालत खराब है आजकल की कंपनीज में। जब देखो तब ले ऑफ्स की खबर आती है। PSUs में ऐसा नहीं था, लोगों के पास पीस ऑफ माइंड था। आजकल भी जो PSUs जो मरने की हालत में है, ये भी कितना पैसा कमा के देती हैं सोचिए। आजकल के तो नए स्टार्टअप्स तो 10 साल से चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं। PSUs ने इस साल 2024-25 में 74,000 करोड़ डिविडेंड बांट दिए हैं, और मेजॉरिटी गवर्नमेंट का ही ओनरशिप है, तो मेजॉरिटी पैसा गवर्नमेंट को ही गया है। ये आज भी पैसा कमाती हैं। आपने इनको मार डाला है जीते जी, फिर भी ये पैसा कमा के दे रही हैं। कोल इंडिया ने अकेले 10,000 करोड़ कमा के लोगों को और गवर्नमेंट को दिया है, जो भी इसके शेयर होल्डर्स थे। PSUs में ये रूल है कि 30% अपना प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे देगी, नहीं तो 4% अपने नेटवर्थ का डिविडेंड के तौर पे देगी। तो ये बहुत बड़ा साधन है रेवेन्यू जनरेशन का। ये आजकल के स्टार्टअप्स की तरह नहीं है कि खुलते हैं, IPO लॉन्च करते हैं 600 के भाव में, साल भर में वो 200 का हो जाता है, और डिविडेंड का तो नामो निशान नहीं है। और बातें सुन लो तो बड़ी बड़ी बातें।
तो ऐसे पीएसयूज को आप कौड़ियों के भाव में इधर उधर बांटते फिर रहे हो अपने भाई बंधुओं को। ये जो बैंगलोर की कहानी है, बैंगलोर को तो आईटी बहुत बाद में मिला, इन्फोसिस टीसीएस तो बहुत बाद में आए। बैंगलोर बसाया था पीएसयूज ने, एचएएल, आईटीआई, एचएमटी, बीईएल, बीएचईएल, बीईएमएल, ये कंपनीज था जिन्होंने एक्चुअली में बैंगलोर को बसाया था। और ये सिर्फ कंपनीज नहीं खोलती थी, ये प्रॉपर अपने एम्प्लॉयज के लिए टाउनशिप्स खोलती थी, स्कूल्स बनाती थी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाखों जॉब्स जनरेट करती थी। इन सबको आपने कंगाल बना दिया है और कबाड़ की तरह आप बेच रहे हो, 4 रुपए किलो के भाव में आप बेच रहे हो लोगों को। तो पीएसयूज भी काफी डेवलपमेंट कर सकती हैं। इसरो को देख लीजिए, ये भी गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, पर कितना बढ़िया काम किया इन्होंने, मार्स ऑर्बिटर मिशन कर दिया ग्रेविटी मूवी के कम से भी कम खर्चे में। तो ये दिखाता है कि इनोवेशन पीएसयूज भी कर सकती हैं। चाइना भी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दुनिया की जो 500 सबसे बड़ी कंपनीज है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500, उसमें से 135 चाइनीज कंपनीज हैं और उनमें से भी 85 चाइना की सरकारी कंपनीज हैं। चाइना की जो 10 सबसे बड़ी कंपनीज है उसमें से 3 सरकारी कंपनीज हैं। तो पीएसयूज भी ग्लोबल जायंट्स बन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि पीएसयूज सिर्फ बोझ हैं, जैसा आजकल की सरकार प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है। इंडिया में स्टार्टअप्स तो नहीं है, पर इंडिया में दूसरे टाइप के स्टार्टअप्स बहुत खुल रहे हैं। इसको देखिए जरा, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है कि जो पेपर लीक माफिया राजस्थान में चल रहा है, फिर बिहार वगैरह में चल रहा है, ये सब मेनली राजस्थान में है। ये एक नया ही एक स्टार्टअप की तरह शुरू हो गया है। इंडियाज रियल स्टार्टअप है ये, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स लगवा देना, सिक्योर जॉब्स में आपके रिलेटिव्स को लगवा देना, पेपर लीक करवा देना, ये सब इनका मेन काम है। ऐसे 86 फ्रॉड अपॉइंटीज पकड़े गए हैं जो नौकरी बजा रहे हैं अपनी, जो नौकरी में हैं और इस फ्रॉड तरीके से घुसे हैं और इनको सस्पेंड किया गया है। ये अपना ही एक स्टार्टअप इंडिया ने अपने हिसाब का खोल लिया है। इनका काम है नीट से लेके एसएससी सबका पेपर लीक कराना, और ये अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गया जो कि बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉय भी कर रहे हैं। और इंडिया के क्या क्या स्टार्टअप्स हैं? इंडिया के स्टार्टअप हैं हेट इन्फ्लुएंसर्स, या फिर गवर्नमेंट के चाटुकार इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूब में भी चैनल चलाते हैं, कोचिंग वाले बन के आते हैं, बट एक्चुअली में गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा पुश करना उनका काम है, या फिर नफरती बातें करना उनका काम है। वो न्यूज़ चैनल से लेके यूट्यूबर्स तक इस टाइप के हैं। ये नया स्टार्टअप है। हेट फिल्ड सॉन्ग्स एंड वीडियोस, दूसरे धर्म को अपमानित करने वाले गाने, इस टाइप के बनाने वाले नए म्यूजिशियंस आ गए हैं, है ना। अभी हम ए आर रहमान से उतरते उतरते अब इस कैटेगरी में आ गए हैं कि जो गाली गलौच वाले गाने बना रहा है दूसरे धर्मों को टारगेट करके, वो हमारे आजकल के नई न्यू एज म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। और ऐसे गाने बजाए भी जाते हैं सोशल मीडिया से लेके, माइक से लेके, हर जगह पे, रास्तों पे, स्पेशली जब त्योहार होते हैं, नवरात्रि, रामनवमी, दिवाली, होली, बजाए जाते हैं ऐसे गाने। इनको गवर्नमेंट अवार्ड्स भी देती है ना। हुआ था ना क्रिएटिव अवार्ड, इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड, जिसमें इस टाइप के जो गोदी इन्फ्लुएंसर्स थे उनको स्टेज में बुला बुला के पीएम खुद अवार्ड दे रहे थे। बाद में फिर उन पे सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी चले। तो ये नया स्टार्टअप है। कहाँ हमने स्टार्टअप नहीं किया, बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप किए हैं। एजुकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने 1.28 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने का कहा है एजुकेशन में, मगर एजुकेशन में गवर्नमेंट कर क्या रही है? स्कूल चलते नहीं हैं, बंद हैं। टीचरों को आप दूसरे दूसरे कामों में लगा देते हो। गवर्नमेंट का मेन काम क्या रह गया है? मिड डे मील से अंडा हटाना और सिलेबस में से मुगल हटाना, यही काम रह गया है एजुकेशन के नाम पे। स्कूल में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भयंकर होता है। अभी साउथ इंडिया के कितने सारे स्कूल से खबर आई कि जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, बच्चे हैं, उनसे टॉयलेट साफ करवाए जा रहे हैं। सिलेबस चेंज नहीं होता, वही रोट लर्निंग वाला सिलेबस चले जा रहा है। एआई कहीं पे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, और कहीं पे हो भी रहा है तो वहां पे भी रट्टे ही लगवाएंगे एआई का। हु वाज द फादर ऑफ एआई, किस साल में क्या हुआ था, हिस्ट्री की तरह एआई को भी पढ़ाएंगे। यही होगा। इंडिया के इंजीनियर्स की बात करें तो 15 लाख इंजीनियर्स हम हर साल निकालते हैं, मगर 10% को ही जॉब मिलती है। बाकी या तो कोचिंग ट्यूटर्स बन जाते हैं, या तो इंस्टाग्राम यूट्यूब में कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं, जो कुक सुनाने लगते हैं, या तो अलग अलग टाइप के काम करने लगते हैं, या तो इलेक्शन वर्कर्स बन जाते हैं। बेस्ट काम है ये तो है। हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड, पूरा टैलेंट इसी में लगा हुआ है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो बातें करते थे हम लोग आज से 10 साल पहले, क्या कर रहा है? या तो हैबिटेट टाइप के स्टूडियो तोड़ रहा होता है, या तो नारे लगा रहा होता है, यही करता है। तो रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज इन्वेस्टमेंट इन पीपल। अगर आपको इनोवेशन चाहिए तो आपको लोगों में इन्वेस्ट करना होगा, जैसे चाइना ने करा। चाइना को यूएस की तरफ से जॉब्स मिली। आज यूएस गुस्सा क्यों है? क्योंकि पैसे दोनों ने कमाए हैं, मगर यूएस ने जो पैसे कमाए हैं वो मिला उनके पूंजीपतियों को, और वो उससे उन्होंने ऐशो आराम की चीजें खरीद ली, यॉट खरीद लिए, बड़े बड़े गोल्फ कोर्स वाले मैंशन खरीद लिए, पब्लिक के ऊपर खर्चा नहीं करा। चाइना ने जो पैसे कमाए वो उन्होंने अपने लोगों के एजुकेशन पे, हेल्थ पे, एम्प्लॉयमेंट पे खर्च किया,
और इसलिए चाइना की जनता 30 साल में एकदम उनकी काया पलट हो गई है। इक्वल अपॉर्चुनिटी देना होगा, इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का सपोर्ट रहना होगा, अगर नहीं होगा तो इनोवेशन कभी नहीं हो सकता। अपने इंडिया का सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। आजकल जो पॉलिटिक्स की जो चीज़ें चल रही होती हैं, रिलीजन की चीज़ें होती रहती हैं, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बच्चे तक डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो इस माहौल में इनोवेशन तो होने से रहा। इन सब को चेंज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी सच में सपोर्ट करना पड़ेगा, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, तब ही इनोवेशन एक समाज में हो सकता है, जिसकी मुझे तो उम्मीद बहुत कम है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।